इसमें लिखो कुछ पॉइंट्स लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो। एलिमेंट्स आर मेड ऑफ elements are made of very small particles. Elements are made of very small particles called atoms. इधर बैठो आगे। Called atoms, yes साइड बैठ जाओ। Called atoms. उन्होंने सबसे पहली बात क्या बताई? हाँ, जो एलिमेंट्स होते हैं, हाँ जो एलिमेंट्स होते हैं वो बने होते हैं बहुत ही छोटे पार्टिकल्स से, जिन्हें उन्होंने क्या नाम दिया? असल में उन्होंने नाम नहीं दिया था, मैंने बताया था आपको। ये है ना, इसका रियल जो नाम था वो एटमोस था। इसका मतलब होता है ना टुकड़े, तो या पार्ट्स, तो वहां से ये वर्ड निकल के आया था एटम्स। ठीक है, पहले हाँ इंडिया में महर्षि कनद ने दिया था। तो पहली बात उन्होंने बताई कि जो भी एलिमेंट्स हैं या सब्सटेंसेस कोई भी नेचुरली अगर पाए जाते हैं तो वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बने हुए हैं। दूसरी बात उन्होंने क्या बताई? दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि सेम एलिमेंट में सेम टाइप के एटम्स होते हैं। देखो सेम एलिमेंट, सेम, कोई रुक जाओ भाई, मैं भी ढक्कन नहीं बंद करता हूँ। सेम एलिमेंट्स आर मेड ऑफ, सेम एलिमेंट्स, बहुत ही सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं, 5-6 पॉइंट्स शायद इसके। सेम एलिमेंट्स आर मेड ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। करेक्ट है ना थोड़ा सा? सेम एलिमेंट्स आर मेड ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। इसका मतलब ये होता है कि भैया अगर जो ऑक्सीजन होगा वो भी एक एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन जो है केवल ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना होगा। ऑक्सीजन एटम में हाइड्रोजन नहीं घुसा होगा, ऑक्सीजन में आयन नहीं घुसा होगा, ऑक्सीजन में सोडियम नहीं घुसा होगा। जो ऑक्सीजन एलिमेंट है वो ऑक्सीजन एटम्स और सेम काइंड, सेम शेप, सेम साइज, सेम प्रॉपर्टीज रहती हैं इन एटम्स की, कुछ भी अलग नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि ऑक्सीजन में जो एटम्स हैं उनमें एक एटम छोटा होगा और एक एटम बड़ा होगा, समझ रहे हो? सेम एलिमेंट में सेम काइंड ऑफ एटम्स होंगे। इसी तरह अगर मैं आयन की बात करूं तो आयन आपको पता है किन एटम से मिलकर बना होता है? Fe एटम्स, है ना? Fe साइन होता है आयन का, है ना? हाँ, मैं बताऊंगा तुम्हें कि ये अलग अलग नाम क्यों है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट समझ में आ गया कि जो सेम एलिमेंट्स होते हैं वो सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं। तो इसी का अपोजिट पॉइंट लिख लो कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं। लिखो एटम्स ऑफ, मैं बता रहा हूँ ऐसे लिखो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। क्या हो गया बच्चे? एटम्स ऑफ, लाइट आ रही है जा रही है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट, ब्रैकेट में लिख देना फिजिकली एंड केमिकली। फिजिकली भी डिफरेंट होते हैं और केमिकली भी डिफरेंट होते हैं। फिजिकली मतलब देखने में कैसे हैं, बड़े छोटे, साइज क्या है, और केमिकली मतलब अंदर के गुण क्या है। जैसे हम लोगों के भाई दो तरह के गुण होते हैं ना, एक होते हैं एक्सटर्नल, एक होते हैं मतलब एक्सटर्नल फीचर, एक होता है इंटरनल फीचर। एक्सटर्नल मतलब तुम सामने से कैसे दिख रहे हो, तुम्हारा फिजिकल बॉडीली अपीयरेंस कैसा है, तुम लंबे हो, तुम छोटे हो, है ना, रंग कैसा है तुम्हारा, साइज क्या है, पतले हो या मोटे हो, समझ गए ना? ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। जैसे इस मार्कर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि ये नीचे से इसका जो बेस है वो व्हाइट है, ऊपर जो इसका ढक्कन है वो रेड है, इतनी इसकी हाइट है, शेप इसका सिलेंड्रिकल है ना? ये हो जाएगी फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी इसकी? इसके अंदर की जो है ना, ये रेड कलर, रेड इंक होती है, वो इंक जो है कैसे बनी है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। ठीक है, तो इसी तरह जो एटम्स होते हैं ना उनकी भी दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल मतलब उस एटम में कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, क्या उसका शेप है, कितना उसका रेडियस है। ठीक है, ये हो गया फिजिकल अपीयरेंस। कितना उसका मास है, वजन, ये भी फिजिकल होता है। ठीक है, और फिर केमिकल मतलब किस किस से वो रिएक्शन करके क्या बना रहा है, वो होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम्स भी डिफरेंट होते हैं। किस तौर पर? फिजिकली भी डिफरेंट होते हैं, मतलब साइज भी अलग अलग मैटर करता है, और केमिकली भी। जैसे इन्हीं दोनों की बात कर लेते हैं, तो ऑक्सीजन का साइज कम होगा और आयन का साइज ज्यादा होगा। ऑक्सीजन का जो एटम होता है उसका साइज कम होता है, और आयन का जो होता है वो ज्यादा होता है, बड़ा होता है इनका साइज। तो फिजिकली भी डिफरेंट हो गए और केमिकली भी डिफरेंट होते हैं। ऑक्सीजन का अलग काम है, आयन का अलग काम है। और भी प्रॉपर्टीज देख लो, ऑक्सीजन एक गैस है, आयन एक मेटल है। हार्ड होता है आयन, होता है कि नहीं होता है? ऑक्सीजन हार्ड होती है क्या? ऑक्सीजन तो गैस होती है जो हम इनहेल करते हैं। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट देखिए, इसके चौथे पॉइंट में लिखो एलिमेंट्स कंबाइन इन होल नंबर रेशियो। पहला, दूसरा, तीसरा भी इसी में एक्सप्लेन किया मैंने, चौथा लिखो
एलिमेंट्स कंबाइन इन होल नंबर WHOLE होल नंबर रेशियो। ये बात तुम्हें कल के लेक्चर से समझ में आएगी। कल जो मैंने तुम्हें कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला लॉ समझाया था ना, उससे बात निकालो। हमने जब कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ निकाला था तो H2O में रेशियो कितना आ रहा था? 1:8 आ रहा था। कहने का मतलब है कि अगर H2O के 9 हिस्से हैं, वाटर के 9 हिस्से हैं, तो 9 में से 8 ऑक्सीजन होगा और 1 हाइड्रोजन होगा। इसी तरह हमने CO2 में कार्बन और उसका निकाला था ऑक्सीजन का, उसमें कितना आ रहा था? 3 और 8 आ रहा था, है ना। 3 और 8 का मतलब है कि अगर टोटल 11 हिस्से हों, 8 और 3 कितना होता है? तो 11 में 3 कार्बन होगा और 8 ऑक्सीजन होगा। तो आपने देखा ये जो रेशियो आ रहा है ये कैसे नंबर्स में आ रहा है? नेगेटिव नंबर्स में आ रहा है क्या? ये पॉजिटिव, वो भी होल नंबर, ये भी नहीं कि डेसिमल में। ऐसा था क्या कि पानी का जो अगर एक मॉलिक्यूल है तो उसमें जो है आधा हाइड्रोजन है और 2.5 ऑक्सीजन है? नहीं आ रहा था ना। कहने का मतलब है जो, हाँ देखो मैं पानी पीने के लिए उठाया, पानी भी नहीं पी पा रहा हूँ। इधर ध्यान से देखो, जैसे अगर H2O का तुमने वो रेशियो निकाला था कांस्टेंट में तो 1:8 आया था। ऐसे नहीं आया था 1.5:7.5, ऐसे आया था क्या? ये नहीं आया। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब कि जो एटम्स कंबाइन होंगे, अगर दो एलिमेंट्स जुड़ेंगे, उनके एटम्स जुड़ेंगे, तो उनका जो रेशियो होगा वो कैसा होगा? होल नंबर्स में होगा। वो ना तो नेगेटिव होगा, ठीक है, ना तो डेसिमल में होगा, समझ आ रहे हो ना, ना तो जीरो होगा। भाई दो कंबाइन होना जीरो तो हो ही नहीं सकता किसी तरीके से। ठीक है, कैसा होगा? पॉजिटिव होल नंबर के रेशियो में होगा। ये बात जॉर्डन ने अपनी बताई थी चौथी। अगला लिखो। एक घूंट पानी पी लो। पढ़ाते पढ़ाते मेरा गला ऐसा हो गया है ना कि मैं अगर थोड़ी थोड़ी टाइम बाद पानी ना पीऊं तो छिलने लगता है अंदर, मतलब खराश सी महसूस होने लगती है। अब ये ठीक होगी जाके अगले साल मार्च में, छुट्टियां लगेंगी, या अभी अभी ब्रेक मिल जाएगा जब मैं अप्रैल के बाद होगी। नहीं, अभी भी थोड़ा रिलैक्स मिल ही जाएगा अभी जब मैं छुट्टी पे जाऊंगा तो। हाँ, इसमें लिखो। अगली बात इन्होंने जो बताई कि एटम्स रीअरेंज, एक मिनट रुको, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, काटो इसको। इन अ केमिकल रिएक्शन, ऐसे लिखो, इन अ केमिकल रिएक्शन CHE, बेटा कभी बुक रीडिंग भी कर लिया करो मित्र। वो मुझे उसका डायलॉग याद आ गया, कोई सौरभ द्विवेदी नाम का एंकर था, सौरभ द्विवेदी नाम का एंकर था। लल्लन टॉप चैनल देखा है? लल्लन टॉप, उसका एंकर था। तो उसने एक वेब सीरीज में एक्टिंग कर दी, विलेन की एक्टिंग, और वो विलेन की एक्टिंग इतनी आराम रिलैक्स होकर के कर रहा था कि विलेन लग ही नहीं रहा था। जैसे वो मतलब जो सामने जो हीरो है उस, या फिर और कोई हवलदार है, उसको मतलब उसके ग्रुप का नहीं है, किसी और ग्रुप का है, और उसे धमका रहा है। तो धमका रहा है इतने रिलैक्स होकर के, प्यार से धमका रहा है, जैसे मैं तुम्हें भी धमकाऊं कि बेटा अगर तुमने पढ़ाई नहीं करी मैं तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दूंगा। तो ये कैसी धमकी है? ये अजीब सी धमकी है। तो वही ये मित्र वर्ड याद आ गया उससे। हाँ, इन अ केमिकल रिएक्शन कॉमा रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स अकर्स। अब ये क्या है भाई? अकर्स रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, रीअरेंजमेंट की स्पेलिंग बताऊं? अरे यार, रीअरेंजमेंट, ऑफ तो अलग है बेटा, क्या कर रहा है तू? सुनो, रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है भाई? ये मैप इधर लगा है, मेरा मन करे मैं उसे उखाड़ के उधर लगा दूं, तो मैंने क्या कर दिया? रीअरेंजमेंट कर दिया। मैं सोच रहा हूँ इन दोनों का भी मैं रीअरेंजमेंट कर दूं, इन्हें यहाँ से घर भेज दूं। समझ ही नहीं रहे। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन में हमने कल देखा था, केमिकल रिएक्शन में पहले वाले लॉ में, अच्छा ये वाला जो निकाल रहा हूँ ना, ये वाला जो अभी डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी है, ये पहले वाले लॉ से निकल के आई है। पहला वाला लॉ क्या कह रहा था कि मैटर ना तो बनाया जा सकता है नया, और ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो फिर मैटर का होता क्या है? यही होता है जो भी बताया, रीअरेंजमेंट। जब भी दो रिएक्टेंट्स जुड़ेंगे तो रिएक्टेंट्स से कोई नया एटम नहीं बन पाएगा और ना ही उस एटम को डिस्ट्रॉय किया जा पाएगा। तो क्या होगा? एटम्स अपने आप को क्या कर लेंगे? रीअरेंज कर लेंगे। क्या कर लेंगे? रीअरेंज कर लेंगे। इसका एग्जांपल समझाता हूँ तुम्हें, बच्चे बातें नहीं बेटा। कैसे रीअरेंज करेंगे? जैसे मान लो 2H2 और O2 कंबाइन होते हैं तो बनता है 2H2O। तो आपने देखा किस तरीके से रीअरेंज हो गए ये, है ना। अच्छा, ये जो H2 और मैंने O2 लिखा है, इसके पीछे रीजन ये है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, उनके एटम
जोड़े में मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? जोड़े में। इसके पीछे की कहानी क्या है वो इस चैप्टर के लास्ट में भी पता चल जाएगा वैलेंसी के थ्रू। जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें वो आएगा क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो उसमें क्लियर हो जाएगी बात। ये सब वैलेंसी का खेल होता है, ठीक है। तो देखो एटम्स ने कैसे अपने आप को क्या कर लिया, रीअरेंज कर लिया। क्या कर लिया? रीअरेंज कर लिया, ठीक है। कोई एटम डिस्ट्रॉय हुआ क्या? एक बार देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन के एटम है? 4, 2 2 जा, और यहाँ पे कितने हैं? 4 है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर? तो यहाँ पे भी कितने हैं? अगर आगे 2 लगे, ये मैं समझाऊंगा तुम्हें कि कैसे इस तरह के फॉर्मूले को रीड करते हैं। आगे अगर 2 लिख किया है ना तो इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा 2 का एक तरीके से, ठीक है। तो देखो एटम्स को रीअरेंज कर लिया है, ये होता है केमिकल रिएक्शन में। लिखो इसको, मतलब ये वाला पॉइंट लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो कि एटम्स का रीअरेंजमेंट हो चुका है। कोई नया एटम बना क्या? पता चला कि हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया और इधर हाँ कार्बन निकल के आ रहा है, या हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाया तो ऑक्सीजन तो बन ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया, गायब हो गया। ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। हाँ सब बताऊंगा क्या होता है इनका, आगे सब टॉपिक्स आएंगे, 1 बाय 1 आएंगे। इस तरह जैसे कल जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ था उसमें मैंने कार्बन वाला पार्ट हटा दिया था क्योंकि वो मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं है डिटेल्ड, इसलिए भी वहां पे आधी अधूरी बात नहीं डाल सकते। क्लियर हो गई बात? लास्ट जो बात डाल्टन ने कही थी वो ये कही थी, लिखो, atoms cannot be further divided. Atoms cannot be further divided. Atoms cannot be further divided. Atoms को और आगे ज्यादा तोड़ नहीं सकते। ये बात किसने बोली थी? डाल्टन ने। और यही इनका एक मेजर ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक मतलब कमी। असल में ये कमी नहीं थी, ये उस समय की टेक्नोलॉजी का अभाव था। जैसे भाई पहले के टाइम पे अगर चले जाओ तो पहले के टाइम पे मैंने तुम्हें एक कहानी बताई होगी ना, गैलीलियो गैलीली की। उन्होंने भैया क्या बोला था, पहले के टाइम पे ये हमें मतलब पता था कि अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम का केंद्र है और सन और बाकी सारे प्लैनेट्स वो अर्थ का चक्कर लगा रहे हैं। तो ये बात हमारी अज्ञानता को दर्शाती है या फिर टेक्नोलॉजी की कमी को दर्शाती है? हम तो जो देख रहे थे वही मान रहे थे। हम तो ये देख रहे थे कि भैया मैं यहाँ तो हम तो यहाँ बैठे रहते हैं, सूरज उधर से निकलता है और ऐसे गोल गोल करके अस्त हो जाता है, चांद निकलता है गोल गोल करके अस्त हो जाता है, तारे भी ऐसे ही दिखाई देते हैं जाते हुए। हम तो जो देखेंगे वो मानेंगे, जितनी हमारी आंखों के पास समझ थी या दिमाग पे समझ थी हमने वही माना। हमने बोला अरे ये तो हमारा चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन जब आगे चल के पता चला, टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ, तो जानकारी मिली कि भाई अर्थ नहीं है इसका केंद्र, केंद्र कौन है? सूरज है, और बाकी सारी चीजें सूरज का चक्कर लगा रही हैं। समझ गए? तो डाल्टन ने जो लास्ट वाली बात बोली थी कि एटम को और भी ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता, ये बात बाद में मॉडिफाई की गई। मॉडिफाई ऐसे की गई, उन्होंने बोला था कि सबसे छोटा पार्टिकल एटम ही होता है, लेकिन बाद में पता चला कि एटम के अंदर भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो उस टाइम पे डिस्कवरी नहीं हुई थी भाई, बाद में पता चला तो मॉडिफाई कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें डाल्टन की कोई गलती नहीं थी भाई, डाल्टन को जितनी जानकारी थी उतनी बता दी उसने। बाद में लोगों ने जाके उसे करेक्ट किया कि नहीं नहीं ये भी होता है, एक्सपेरिमेंट किए गए तो पता चला इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये थी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। 6 पॉइंट से जल्दी से एक बार रिवाइज करो, बहुत आसान है, मैंने कोई तूर तिक्का नहीं लिखवाया है इसमें। देखो बड़े सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं। एलिमेंट्स बहुत छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं जिन्हें एटम्स कहते हैं। सेम काइंड के एलिमेंट सेम टाइप के होते हैं, डिफरेंट काइंड के एलिमेंट डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं। फिर एटम्स कंबाइन होंगे तो होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं, और जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो ना तो कोई नया एटम बन पाएगा और ना तो पुराना एटम डिस्ट्रॉय हो पाएगा। होता क्या है एटम्स का? रीअरेंजमेंट हो जाता है। और आखिरी बात क्या थी कि एटम को और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। इस बात को बाद में मॉडिफाई किया गया था कि एटम और भी ज्यादा डिवाइड हो सकता है। 3 उसके और सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझ में आ रही बात? चलो अब हेडिंग डालो एटम। एटम, ठीक है। तो एटम की केवल डेफिनेशन लिख लो, बस लिखो, द स्मॉलेस्ट particle, the smallest particle of an element or substance देखो
of an element or substance are called atoms. Are called atoms. किसी भी एलिमेंट या सब्सटेंस के जो सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। ठीक है, अगर हम जैसे रियल लाइफ की बात करें तो जैसे एग्जांपल दिया जाता है कि अगर ये दीवार एक एलिमेंट है तो इसमें जो ब्रिक्स हैं, जो ईंटें हैं, वो क्या हो जाएंगी? एटम्स हो जाएंगी। बात समझ रहे हो? ठीक है, चलो अगली जो हेडिंग है वो डालो, एलिमेंट्स। एलिमेंट, ठीक है, ये सर है। हाँ हाँ, एलिमेंट डालो, एलिमेंट। एलिमेंट्स में लिखो नेचुरली अकरिंग, क्या हो गया बच्चे? नेचुरली अकरिंग प्योर सब्सटेंस, नेचुरली अकरिंग, अकरिंग OCOCCURING, नेचुरली अकरिंग प्योर सब्सटेंस made up of same kind of atom made up of same kind of atoms is called element, is called element। प्राकृतिक तौर पे पाया जाने वाला शुद्ध पदार्थ जो कि एक ही प्रकार के एटम्स से बना हो उसे क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, प्योर तो बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे तुम शुगर सॉल्यूशन बना दोगे वो भी प्योर होगा, लेकिन क्या वो सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बना है? नहीं मिलके बना है ना। तो नेचुरली प्राकृतिक तौर पे पाया जाने वाला एक प्योर सब्सटेंस जिसमें और कोई इम्प्योरिटी ना हो, सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बना हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो इसमें, फॉर एग्जाम्पल 4-5 एग्जाम्पल लिख लो जो तुम्हें आते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयन, कॉपर। ठीक है, फाइन, ठीक है। हाँ बच्चे, अरे कोई भी लिख लो यार, तुम्हें आते नहीं है क्या? हाइड्रोजन लिख लो, तुम्हें 20 तो उसने याद करवाए थे ना, 20 में से किसी को भी लिख दो, सारे एलिमेंट ही तो है। अकरिंग मतलब पाया जाने वाला, नेचुरली प्राकृतिक तौर पे पाया जाने वाला। ठीक है, हाँ बस बस ज्यादा मत लिखो यार, वो सब लिस्ट में लिखेंगे अपन। ठीक है, हाँ फिर अगला पॉइंट लिखो एलिमेंट में ही। इन टोटल देयर आर 118 एलिमेंट्स। इन टोटल देयर आर 118 एलिमेंट्स। इन टोटल देयर आर 118 एलिमेंट्स। जब अभी तक हमारी जानकारी में कितने एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है? 118। तो क्या पूरे के पूरे हमारे डेली लाइफ में काम आते हैं? नहीं, जो खास काम आते हैं हमें उन्हीं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अगली हेडिंग डालो, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। BMW का लोगो फास्फोरस में, ये पुराने जमाने के वो हैं, पुराने क्या कहते हैं सिंबल्स हैं। ठीक है, अब नए जो सिंबल्स है ना उनमें, चुप रहो, नए जो सिंबल्स हैं उनमें लेटर्स का यूज होता है। किसका? लेटर्स का। सिंबल्स ऑफ एलिमेंट या सिंबल्स ऑफ एटम्स, कुछ भी डाल दो भैया। अब इस बात को समझो, देखो सिंबल लिखने के कुछ फॉर्मूले होते हैं, मतलब कुछ तरीका होता है, ऐसे ही नहीं सिंबल लिख दोगे। सुनो मेरी बात, अरे बच्चे चुप रहो। सिंबल लिखने के रूल्स में जो मेन रूल्स है वो दो है। पहली बात तो ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर। जो सिंबल होगा वो हमेशा कैसे लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में। ठीक है, जैसे कि बताओ मुझे कौन सा सही है, H सही है या फिर ये वाला सही है? ऊपर वाला कैपिटल या स्मॉल? दोनों सही है। अच्छा, दोनों ही H है, क्या सिंबल के रूप में कैसे माना जाएगा? कैपिटल वाला। ठीक है, ये वाला करेक्ट है। इसी तरह ये सही है या ये सही है? ये वाला सही है। ठीक है, ये सही, एक मिनट को किसको मान लेते हैं? ये सही है, ऐसे कर लेते हैं, ये सही है या फिर ये सही है? अब नीचे वाला सही है। समझ गया ना? लिखो इसे, ये सिंबल जो होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, हमेशा। दूसरी बात, अगर दो लेटर्स का सिंबल हुआ तो, अगर दो लेटर्स का सिंबल हुआ तो पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, पहला कैपिटल दूसरा, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल।
आर्गन का होता है ये जी। नहीं, आर्गन का नहीं होता है, आर्गन का AR होता है, सिल्वर का होता है जी। अर्जेंटम बोलते हैं इसे, अर्जेंटम। लैटिन भाषा में यूज होता था, बहुत सारे वर्ड वहीं से उठाएंगे, मैं बताऊंगा तुम्हें कौन कौन से वर्ड्स हैं, ठीक है। कैल्शियम का ये है। नहीं, वो तो कैल्शियम तो सी है ही, उसमें क्या लिखा है। ओके, सही चल रहा है। दिव्या, नींद आ रही है ना आज? नींद आ रही है ना? हाँ, ऐसा क्या हो गया भाई, नींद आ रही है? तो ये 2 रूल होते हैं, ठीक है, सिंबल लिखने के, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी सिंबल होते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं, नीचे हेडिंग डालो कंफ्यूजिंग सिंबल्स। कंफ्यूजिंग सिंबल्स, उनके पीछे की स्टोरी समझो और एक बार में याद कर लो उन्हें, ठीक है। कंफ्यूजिंग सिंबल्स जैसे कुछ है इसमें जो कंफ्यूजिंग होते हैं। सबसे पहले जैसे कि Na, जैसे सोडियम, पहले हेडिंग डालो क्या, सोडियम। अब सोडियम का सिंबल ना S होता है ना SO होता है, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na होता है, ठीक है। तो असल में Na इसलिए होता है क्योंकि लैटिन भाषा में ये होता है नेट्रियम। क्या होता है, नेट्रियम। तो वहां से एज इट इज यूज होता चला आया है, ठीक है। बहुत सारे वर्ड हैं जो पहले के टाइम पे यूज होते, अभी तक यूज होते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है नेट्रियम, ठीक है। सोडियम का क्या हो गया, नेट्रियम, ठीक है। इसके बाद देखो आयन, आयन का ना आई होता है ना IR होता है, क्या होता है, Fe, फेरम। शायद फेरम ही होता है, एक बार चेक कर लो यार, फेरम ही होता है, ठीक है। इसी के साथ सिल्वर, सिल्वर का क्या होता है, Ag। अर्जेंटम, अर्जेंटम होता है। गोल्ड का ना G से होता है ना GU होता है, AU होता है, क्या होता है, ऑरम। ऑरम, ऑरम, गोल्ड का ऑरा है भाई, ऑरम ही होता है ना, एक बार चेक करो का है। लिखे इसमें कि नहीं लिखे, नहीं लिखा है ऑरम, इधर लिखा होगा, ठीक है। नहीं लिखा है, ये लिखी हुई है। नहीं लिखे, छोड़ो, कोई बात नहीं। इसी तरह ये देखो लेड, लेड में बताओ क्या, लेड का सिंबल क्या होता है, PD नहीं, PB। अच्छा, देखा गया इसने, ये होता है प्लम्बम। प्लम्बम, ये इसका लैटिन नेम है, याद रख लो, लैटिन। लैटिन क्या है, ओल्ड रोम में बोली जाने वाली भाषा थी पहले। हाँ, साउथ अमेरिका स्टेट्स में भी बोली जाती है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज में, जैसे कि ब्राजील, शाइल है ना, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, बोलीविया, वेनेजुएला, पेरू, इन सब देशों में लैटिन भाषा बोली जाती थी पहले। और रोम के आसपास, हाँ भैया। नहीं, मैं फुटबॉल में इतना ज्यादा वो नहीं है। फुटबॉल एक ही बार खेला था अपने स्कूल में, विवेकानंद हाउस, और पहले राउंड में बाहर हो गए थे। वॉलीबॉल खेला था, क्रिकेट खेला था, बाकी सब चीजें खेली। स्कूल में वॉलीबॉल करवाने का सिस्टम करवाओ यार ऑफिसर से तुम लोग, नेट तो आ जाएगा। क्रिकेट के तो सर स्टेडियम में होंगे या फिर अपने स्कूल में होंगे, नहीं हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। बताओ तो। अरे चुप रहो, सिंबल्स वाला पार्ट हो गया। सिंबल के बाद जो अगला पार्ट है, हाँ, हेडिंग डालो एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, अब यहाँ पे तुम्हें समझना होगा ध्यान से कुछ बातें। एटॉमिक मास, अच्छा, एटम में 3 चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और, लेकिन एटॉमिक मास में केवल 2 ही चीजों का मास लिया जाता है, जोड़ा जाता है। प्रोटॉन, ना इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का नहीं जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले बहुत ज्यादा कम होता है। अगर प्रोटॉन 1 यूनिट है, न्यूट्रॉन का भी बराबर होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो इसके 1 यूनिट से 1800 से डिवाइड कर दो, इतना कम होता है। हाँ, 1800 गुना कम, एक तरीके से ये मानेंगे हम, ठीक है। 1800 गुना भी गलत बोल दिया शायद मैंने, 1800 गुना ही मान लो, अरे 1800 से डिवाइड कर दिया यार, बात करो, ठीक है। जैसे मान लो अगर प्रोटॉन का मास 1800 यूनिट है, तो 1800 से डिवाइड करने पर ही इलेक्ट्रॉन का मास मिलेगा, मतलब कितना, 1। कहाँ ये, वो कहाँ, वो कहावत आ गई ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली,
है ना, एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास के लिए वही बात मुझे कल चल रही थी, कौन सी बात चल रही थी कि C12 को ही क्यों लिया गया, इसको अपन देखते हैं, ठीक है। अब वो जो समझ पा रहे हो ना कि क्या कहते हैं C12 और 13-14 में क्या डिफरेंस है ना। C13 में एक न्यूट्रॉन ज्यादा होता है, C14 में 2 न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं एक तरीके से, ठीक है। जैसे एटॉमिक मास जो बनता है, एटॉमिक मास बनता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो जैसे कार्बन की अगर हम बात करें C12 की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कौन से नंबर पे पाया जाता है, 6 पे पाया जाता है ना। तो भैया 6 प्रोटॉन होते हैं और इतने ही न्यूट्रॉन होते हैं, तो कितना एटॉमिक मास हो गया इसका, 12 यूनिट। अब जो C13 होता है, तो इसके पास प्रोटॉन तो 6 ही होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन 7, तो एटॉमिक मास कितना होगा, 13। और जो C14 होता है, उसके पास प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन 8, तो 14। लेकिन हमने फिर भी लिया इसको, क्यों, क्योंकि ये पहली बात तो स्टेबल होता है, ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, ठीक है, और एबंडेंट मात्रा में पाया जाता है, मतलब ज्यादा मात्रा में, बहुत मात्रा में, यही रहता है हर जगह। इन दोनों की जो मात्रा है वो क्या है, कम है, ठीक है। दूसरी बात, ये दोनों स्टेबल क्यों नहीं है, न्यूट्रॉन अलग अलग हो जाते हैं ना, न्यूट्रॉन की संख्या इसको जो है थोड़ा अनस्टेबल बना देती है। ये जो है ज्यादा स्टेबल है, 6 बराबर दिख रहा है ना इस तरीके से, इसलिए यूज किया जाता है। और दूसरी बात, इसी को यूज क्यों किया जाता है, तो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, हमें कोई ना कोई तो रेफरेंस लेना था। तो जैसे तुम्हें वजन वाली बात बताई थी ना, मान लो सबका वजन तोलना है, तो वजन तोलने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट बना दी गई, 1 किलो। अब उस 1 किलो के मुकाबले नापते रहो कौन कितना ज्यादा है। अगर किसी का वजन 56 किलो है, तो 56 किलो का मतलब क्या है कि वो 1 किलो जितने वजन से 56 गुना ज्यादा वजन है उसका। यही तो बात निकल के आ रही है इसकी। मैं इसको भी 1 किलो बना सकता था, मतलब जो साइंटिस्ट थे या जो भी इंटरनेशनल इन्वेंशन है या कन्वेक्शन है, सॉरी इन्वेंशन है, वो इसको भी जो है 1 किलो मान सकते थे। अगर इसे 1 किलो मानते तो तुम्हारा वजन कम होता कि ज्यादा होता, बताओ, है ना। पता चला 400 किलो। अगर तुम्हें अपना वजन बढ़ाना है तो सिंपल सी बात है, इंटरनेशनल जो भी साइंटिस्ट वगैरह जिन्होंने ये सब बनाया है, उनके पास चले जाओ, उनसे बोल दो भैया आज से कि इस मार्कर के वजन को 1 किलो माना जाएगा। और जब मार्कर के वजन को 1 किलो माना जाएगा, घर आके बताओ देखो मेरा वजन कितना बढ़ गया है। मेरी बात समझ रहे हो ना। मतलब कार्बन 12 को ही लिया गया, इन तीनों में इसे लिया गया, ये तो हमें पता है, लेकिन कार्बन 12 को क्यों लिया गया, हमें कोई ना कोई तो लेना ही था। बात समझ पा रहे हो, किसी ना किसी को तो हमें रेफरेंस बनाना ही था। जैसे रेस शुरू होती है, तो रेस के लिए हम क्या बोलेंगे बच्चों को कि बच्चे कहीं से भी भागो, क्या देना पड़ेगा उन्हें, एक रेफरेंस पॉइंट देना पड़ेगा। वहीं से तो हम आंक पाएंगे ना कि कौन कितनी जल्दी पहुंचा, कौन कितने तेज दौड़ा। तो एटॉमिक मास के मामले में वो रेफरेंस पॉइंट क्या है, C12 का मास। और C12 का ही मास नहीं, C12 के मास का भी 12वां पार्ट, 1/12 पार्ट ऑफ C12 मास, ठीक है। तो 1 यूनिट किसे माना गया मैं बताता हूँ, इसे लिख लो। कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या इसमें, ओके। अब इस चीज को समझो कि 1 एटॉमिक मास यूनिट मतलब एटॉमिक मास की एक इकाई का वजन किसके बराबर नापा गया, क्या चला गया, भुलक्कड़ हो गया यार, कल सर भी कह रहे थे। जैसे अगर एक एटॉमिक मास यूनिट की हम बात करें, तो एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होगा, 1/12 पार्ट, ठीक है, 12वां हिस्सा किसका, 1 एटॉमिक मास ऑफ C12 एटम। या 1 लिखने की जरूरत नहीं है ये, ठीक है, यहां लिखेंगे 1 एटॉमिक मास ऑफ 1 C12 एटम, ये होता है। मतलब एक एटॉमिक मास यूनिट का वजन जो है वो किसके बराबर होगा, C12 का एक एटम लो, उसके मास का 12वां हिस्सा। समझ पा रहे हो मेरी बात को। जैसे ये है कार्बन 12 का एक एटम, किसका, कार्बन 12 का एक एटम है। अब इस एटम के मैं 12 हिस्से कर दूं,
और एक हिस्सा उठा लूं तो वही होगा 1 एटॉमिक मास यूनिट। वो बन गया मेरा 1 किलो, बाकी सबका वजन फिर उसी के अकॉर्डिंग नापा जाएगा। समझ पा रहे हो ना? तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज द मास यूनिट इक्वल टू 1/12 ऑफ एटॉमिक मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। इस बात को लिखो। क्या हो गया? प्रॉब्लम आ रही है कुछ? कहाँ पे? बैठने में? हाँ। समझने में? फिर आंख में? हाँ। हाथ में? ये चोट लगी थी? ओके। तो अब हेडिंग डालो एटॉमिक मासेस ऑफ सम मेजर एलिमेंट्स। एटॉमिक मासेस ऑफ सम मेजर एलिमेंट। एटॉमिक मासेस ऑफ सम मेजर एलिमेंट्स। तो तुम्हें एक टेबल दिख रही होगी, वही बना लो। पेज नंबर 30 पे, पेज नंबर 30 पे ऊपर टेबल दिख रही है। हाँ। हाइड्रोजन का मास देखो 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, कैल्शियम 40। बनाओ जल्दी से। Write it down as soon as possible. अच्छा, नीचे एक्सरसाइज में तुम लोग लिखते रहो। नीचे एक्सरसाइज में क्वेश्चन कह रहा है कि नेकेड आईज से हम एटम को देख नहीं सकते, क्यों? बस दे आर ऑफ वेरी वेरी, मतलब हम सोच भी नहीं सकते इतने छोटे होते हैं। 10 to the power -23 के आसपास साइज होता है उनका। ओके। ये एटॉमिक मास यूनिट मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा, जो कि चैप्टर के लास्ट में है, जो कि कल पढ़ाएंगे। अब दो चीजें और समझ लो जल्दी से। व्हाट इज मॉलिक्यूल? अब इस चीज को समझो, ठीक है? मॉलिक्यूल देखो, इस चैप्टर में 4 बड़ी कंफ्यूजिंग चीजें होती हैं, जो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। 4 नहीं, 5वीं भी जुड़ जाती है कि एटम क्या है, एलिमेंट क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, कंपाउंड क्या है, ये वर्ड भी सुना होगा ना, और लास्ट में आता है आयंस क्या है। हाँ, आयंस के बारे में नहीं सुना, बताएंगे। लेकिन और भी ज्यादा कंफ्यूजन तो ये 4 चीजें करती हैं। तो मैं ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, इसकी बात करते हैं मॉलिक्यूल क्या होता है। इसलिए यहाँ लिखा रहने दो उसको, ठीक है? देखो मैंने क्या बोला, जैसे अभी मैंने H2 लिखा था और O2 लिखा था, मैंने O क्यों नहीं लिखा? क्योंकि O अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट तब करता है जब वो एक और ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, तब बन जाता है O2। तो ऐसा पार्टिकल, सबसे छोटा से छोटा पार्टिकल किसी भी एलिमेंट का या किसी भी कंपाउंड का, किसी भी एलिमेंट का या किसी भी कंपाउंड का। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड भी यहीं पे समझ लो। ये है एलिमेंट ए, अलग दिख रहा है, ये है एलिमेंट बी, अलग दिख रहा है, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा। इतनी सी बात है। अब इस कंपाउंड की सबसे छोटी इकाई को हम मॉलिक्यूल बोलेंगे, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है। अरे सुनो तो मेरी बात, क्यों नहीं कर सकती है? अब जैसे मान लो ये ऑक्सीजन है, एक सिंपल ऑक्सीजन है, और ये भी ऑक्सीजन है, दोनों को जोड़ा तो O2 बन गया। ये O2 एक मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल दो सेम एलिमेंट्स को मिला के भी बनते हैं और दो डिफरेंट एलिमेंट्स को मिला करके भी बनते हैं। इस चीज के कंफ्यूजन को अभी क्लियर करता हूँ, ठीक है? मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल वो स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट पार्टिकल होता है। इंडिपेंडेंट बातें नहीं 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 बताता हूँ मैं। चुप रहो। स्मॉलेस्ट, चुप, मैं भगा दूंगा। स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट पार्टिकल को क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। अब इस बात को समझो, देखो जैसे O और O मिला तो क्या बना? O2। ध्यान से समझना, ये एक एलिमेंट था, मतलब एलिमेंट का एटम था, ऑक्सीजन एलिमेंट का एटम है ये, ठीक है? ऑक्सीजन एलिमेंट का एटम। अब ये जो बना, ये बन गया ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। क्या बन गया? मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। इसे काम करते हैं, इसे मैं लिख देता हूं एटम ऑफ ऑक्सीजन, और इसे भी लिख देता हूं एटम ऑफ ऑक्सीजन। आपने देखा सेम काइंड के मैंने
एटम जोड़े तो उसी का क्या बन गया, मॉलिक्यूल, इसे बोलते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, ये दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये करेगा, मतलब ये दोनों अकेले नहीं रह सकते, ये अकेला नहीं मिलेगा, ये अकेला नहीं मिलेगा, मिलेंगे तो पेयर में मिले, तो इसलिए मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इस चीज को समझो, जैसे कार्बन, कार्बन का वो क्या होता है, सी है ना, और ऑक्सीजन का क्या होता है, O2, दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, CO2। अब ये देखो, ये किसका एटम है, एटम ऑफ कार्बन, एटम ऑफ ऑक्सीजन। और ये मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है। हाँ याद रखो, यही तो कंफ्यूजन दूर करना है। हाँ, सर, ये दोनों जब मिले तो ये जो मिले, अब देखो ये डिफरेंट एलिमेंट्स है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये बेटा एक कंपाउंड है, लेकिन ये मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है, अगर मैं आगे लगा दूं ऐसे तो इसका मतलब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल। समझ पा रहे हो मेरी बात को, ठीक है। और इसमें बताने वाली बात क्या है, बताता हूं। जैसे O, जैसे O, H, O2, CO2, Fe, यहां पे लिख देता हूं एलिमेंट, यहां पे लिख देता हूं मॉलिक्यूल, यहां पे लिख देता हूं कंपाउंड। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, क्या ऑक्सीजन एलिमेंट है, क्या ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, यस सर, नो सर, नहीं है, अकेला है ना, एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्या ये कंपाउंड है, नो सर, क्या ये एलिमेंट है, यस सर, क्या ये मॉलिक्यूल है, नो सर, क्या ये कंपाउंड है, नो सर, क्या ये एलिमेंट है, यस सर, क्या ये मॉलिक्यूल है, यस सर, क्या ये कंपाउंड है, नो सर, क्या ये एलिमेंट है, यस सर, नो सर, नो सर, ये एलिमेंट नहीं है। हाँ सर, इसमें 2 एलिमेंट मिले हुए हैं, तो अकेला ये कोई कार्बन डाइऑक्साइड कोई एलिमेंट नहीं होता। क्या ये मॉलिक्यूल है, यस सर, क्या ये कंपाउंड है, यस सर, क्या ये एलिमेंट है यस सर, है ना, क्यों, एलिमेंट तो है ना, आयन अकेला होता है। ठीक है, क्या ये मॉलिक्यूल है, यस सर, यस सर, मॉलिक्यूल भी कह सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन में तुम्हें दूर कर देता हूँ। अच्छा, आयन जो है ना वो फ्रीली एग्जिस्ट करता है, प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लोहा जो होता है ना, लोहा किसी के साथ मिक्स नहीं होता है, प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, तो उसके भी सबसे छोटे पार्टिकल को मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। ठीक है, क्या ये कंपाउंड है, कंपाउंड तो बिल्कुल नहीं। यहाँ चीज को समझ लो, ठीक है, इसको बनाओ, तो आई थिंक ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही।